इमामगंज में उपचुनाव है। उपचुनाव के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव होगा और उपचुनाव खास करके विपक्षी पार्टियों के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब उपचुनाव होता है तो सीधे तौर पर सरकार और सरकारी पक्ष के लोग और आम आवाम की भी अवधारणा रहती है कि ये चुनाव जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार के सेहत पर। लेकिन सवाल इस देश से संविधान मिटाने वालों को हटाने का, सवाल इस समाज में नफरत फैलाने वालों को मिटाने का, सवाल जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जब भी कोई प्रतिनिधि होता है, निर्वाचित होता है, तो उसका दायित्व होता है कि समाज का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और वर्गीकरण करते हुए विकास के कार्यों में भी पिक एंड चूज की नीति अपनाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको हटाना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चूँकि इमामगंज क्षेत्र की जनता शुरू से, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुआ इस देश में, तब से बहुत कॉन्शियस रही है इस क्षेत्र की जनता, और वो उसको मालूम है। हम लोग सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ये क्रांतिकारी धरती है, सामाजिक बदलाव की, समाजवाद की ये बहुत उर्वर धरती रही है। तो ऐसे में इस क्षेत्र की जनता को बखूबी मालूम है। पिछले 10 वर्षों से सत्ता और सरकार के जो हिस्सा बने रहे इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके, लोक लुभावनी बातें कह करके और वो बहला फुसला करके जिस प्रकार से वो सत्ता की मलाई चाव रहे हैं ना, तो इस क्षेत्र की जनता को पता है। और इस उपचुनाव में ही आप तो करेंगे तुरंत चुनाव भी होने वाला है 2025, लेकिन इस उपचुनाव में ही इस क्षेत्र की जनता मालिक जो है वो जवाब देने के लिए कमर कस के तैयार है। और कैसे चारों खाने चित गिरेंगे हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी और उनके परिवार के लोग, देखिए 23 नवंबर को पता चल जाएगा। पता तो आपको, आप पत्रकार हैं, हमको मालूम है कि आप 13 नवंबर को भी घूमिएगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 23 नवंबर को जो है ना वो पता चल जाएगा कि इमामगंज की जनता मालिक जो है वो कितना उर्वर मानसिकता का है, कितना जो है कॉन्शियस पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं यहाँ के। 23 नवंबर को पता चलेगा। मतना यही है कि इमामगंज के लोग बखूबी समझते हैं कि हमको क्या करना, तो इससे क्या राजद का काम आसान हो गया? बिल्कुल। अभी आपने सवाल किया था कि लड़ाई किससे है। अरे हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लोकतंत्र में किसी से लड़ाई होता है क्या? जनता तय करती है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। राजनीतिक लड़ाई जो होती है, चुनावी लड़ाई जो होती है, वो विचारधारा की लड़ाई होती है। और समाजवादी विचारधारा का ये उर्वर धरती, हमने पहले ही कहा कि समाजवादी जो विचारधारा उसका ये पाठशाला रहा है इमामगंज का क्षेत्र। तो विगत कुछ वर्षों में, जब से आप यूँ कह लें कि 2014 के बाद से समाज का जो फिजा बदला है, तो यहाँ के लोग मर्माहत हैं। और समाजवाद के का जो ये पाठशाला रहा है इमामगंज, इस चुनाव में वैचारिक लड़ाई होता है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जो समाजवाद की विचारधारा उसको स्थापित करने का संदेश देने वाली परिणाम जो है यहाँ की जनता देने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, इस क्षेत्र की जनता करे। आप तो पत्रकार हैं, आप घूमते होंगे। आपने कहा अभी कि हम घूम रहे थे तो पता नहीं प्रत्याशी कौन है, लेकिन फिर भी वोट देंगे। तो वोट प्रत्याशी को थोड़ी पड़ रहा। लालटेन जो सिंबल है उस समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, और उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उस विचारधारा के पक्ष में परिणाम देने के लिए इस क्षेत्र की जनता प्रतिबद्ध है। तो वैचारिक लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में जो है शिकस्त दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। के आपके कोर वोटर हैं वो जागरूक है ना कहीं कोई दूसरे विचारधारा के लोग वहां जाएं और कहें हम ही वो हैं? देखिए, कोर वोटर नहीं, कोर वोटर, ये बात सही है कि हर पार्टी का कुछ न कुछ बेस वोट होता है, लेकिन लोकतंत्र में पूरी आवाम जो है वो तय करती है, वो निर्धारित करती है। हाँ, कुछ स्थितियां परिस्थितियां होती है जिससे लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन सर्वोपरि क्या है, जैसे समाज में जब तक एकता नहीं रहेगा, समाज में जब तक शांति नहीं रहेगी, तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। उन्नति के लिए शांति जरूरी है। और पिछले 10 वर्षों में समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जिस प्रकार से काम किया गया है, एक साथ गले से गले मिलकर रहने वाले लोगों के बीच में जो मतभेद पैदा करने का काम किया जा रहा है, उससे यहाँ की जनता मर्माहित है। और उस चीज को, उस माहौल को खत्म करने के लिए जो है ना, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर जितने भी लोग हैं, जो खुद को दलित का बेटा तो कहते हैं,
खुद को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज के बेटा होने की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता की ताकत को लेकर के फिर उसी के साथ गलबहियाँ कर लेते हैं, जो हमेशा से प्रताड़ित करने का काम करते रहा है उस समाज को, उस वर्ग को, जो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत समाज है। ताकत यहीं से लेंगे और वापस जो है भस्मासुर की तरह तकतवा लेके भस्मासुर की तरह वही माथा पर हाथ फेरने का काम करते हैं। तो यहाँ की जनता तो समझ चुकी है। अब वो देखिए पूरा कंपनी के साथ, हम राजनीतिक दल नहीं कहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर सब उसी परिवार के लोग हैं, सब साहब यहीं उतरे हुए हैं। पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हम पार्टी, भले लोग पार्टी उसको कह रहे, स्वयं कह रहे, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के और मैनेजिंग डायरेक्टर सब यहीं कैंप किए हुए हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोरिया बिस्तर उनका समेटा गया है, वापस उनको यहाँ से जाना है। की बात की तो उसमें कई डायरेक्टर होते हैं, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्टर, तो कहीं ये एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप तो नहीं? मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर कहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में श्रीमती ज्योति मांझी जी, श्री संतोष मांझी जी, दीपा मांझी जी, उनके एक देवेंद्र मांझी जी दामाद जो मखदूमपुर से चुनाव लड़े थे, देवेंद्र मांझी जी, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये सब डायरेक्टर्स हैं। हम मैनेजिंग डायरेक्टर तो हमारे आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी हैं ही। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ है, तो राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलता है। हम तो कहते हैं लोगों से, कौन है दीपा मांझी जी भाई, कौन है? ठीक है, दल बनाने का अधिकार श्री जीताराम मांझी जी को है, राजनीतिक दल बनाया उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींच करके बनाया जाता है। कौन से कार्यकर्ता को, क्यों नहीं कार्यकर्ता को टिकट दिए? दीपा मांझी को क्यों टिकट दिए? दीपा मांझी को टिकट दे दिए होते अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता के बतौर काम की होती। हम तो कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में दीपा मांझी जी आए तो यहाँ के जो जनता है वो सवाल पूछे, कोई दूसरा तीसरा सवाल नहीं पूछे। इमामगंज की भौगोलिक बनावट, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ कितने पंचायत हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने थाने हैं, इस विषय में सवाल नहीं पूछे। उनके पार्टी के बारे में ही सवाल पूछ देना दीपा मांझी जी से कि 3 गो प्रखंड है इस विधानसभा में, ये तीनों प्रखंड के अपन पार्टी को प्रखंड अध्यक्ष के नाम बता दे कि हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कौन कौन हैं, बाई नेम और बाई फेस पहचान करके दिखा दे। अगर वो पहचान ले तब हम मान लेंगे कि जीताराम मांझी जी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया। अरे भैया क्या मजाक बना के रखा है आपने। तो ये सब चीज आप सीधे सीधे यह कह रहे हैं कि दीपा मांझी इमामगंज विधानसभा के 3 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को नहीं, अपनी पार्टी के, दूसरी तीसरी पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, वो अपनी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का नाम नहीं बता सकती है, क्योंकि वो पार्टी के वर्कर के तौर पर, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कभी काम उन्होंने किया ही नहीं। तो इससे उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता जो हैं आहत और मरमाहत हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलने वाला। एक नई पार्टी का बड़ा नाम है। अरे भाई, एक नई पार्टी का बड़ा नाम है। राजनीतिक संगठन जो होता है ना, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो सामाजिक क्षेत्र से होता है, समझ गए ना? जब तक आप सामाजिक क्षेत्र में आपकी कोई गति, प्रशांत किशोर की आप बात करते हैं, नई पार्टी, हमने तो नाम ले लिया, वो बताएं कि कितने जन आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया है, जनहित की समस्याओं को लेकर के वो कितनी बार आवाज उठाए हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया। अरे भाई, ऊपर से आए और आ करके सीधे लैंड किए, राजनीतिक पार्टी बना लिए। प्रोफेशनल है वो लोग, प्रोफेशनल हैं, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र में जो उनका कैंपेन चल रहा है, जो चुनावी अभियान चल रहा है, पता चलता है जिस स्तर पर वो व्यक्ति यहाँ पर निवेश कर रहा है। वो राजनीति निवेश से नहीं होता है, राजनीति कंट्रीब्यूशन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सोच होता है, एक धारा के साथ, उस धारा के साथ सोच वाले व्यक्ति जब जुटते हैं तो राजनीतिक परिणाम निकलता है। वो व्यक्ति निवेश कर रहा है, तो जो निवेश कर रहा है बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, वो एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं। अब उनको लगा कि हम जिस दल के लिए रणनीति अब तक बनाते रहे हैं, तो उसको जब सत्ता में पहुंचा सकते थे, हम खुद के लिए रणनीति बना करके क्यों नहीं सत्ता में पहुंच सकते हैं? तो सत्ता का जो लालच उनके दिमाग में आया है ना, तो बिना कोई कंट्रीब्यूशन के, बिना समाज के लिए, जनहित के, जन आंदोलन में कोई शामिल किए, बिना संघर्ष किए, वो राजनीतिक दल बना करके आ गए हैं चुनाव मैदान में।
इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर के बारे में सब लोग जानते हैं। वो आया है ना थैला लेकर के, सब थैला रह जाएगा। और प्रशांत किशोर को ये गया के बारे में जानते हैं ना, ये पितरपक्ष बीता है, माथा मुड़ के और टीका लगाया जाता है। यहाँ लोग आते हैं, उसको माथा मुड़ के टीका लगा के, और जो टीका के रंगवा होता है ना उज्जर होता है, वही टीका लगा के प्रशांत किशोर के यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। क्षेत्र में एक व्यक्ति मिले, वो बोले कि ये प्रशांत किशोर नहीं, अशांत करो हैं। रात के 10 बजे इनके लोग दरवाजा पीट देते हैं जो लोकल नहीं। आप ही बताइए। हाँ ठीक बात। अब इसी में तो सब कुछ निहित है। एक भी स्थानीय कार्यकर्ता, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, सारे प्रोफेशनल्स की टीम है, पैसा लेकर के पेड वर्कर है उनके। और बिहार का, आप क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, सब बिहार से बाहर का लोग है, बिहार का भी नहीं है, पेड वर्कर है, पैसा दे रहे हैं, आकर के उनके लिए वो अपना ड्यूटी बजा रहा है, ड्यूटी बजा रहा है। तो राजनीति ड्यूटी बजाने से होता है जी, ड्यूटी बजाने से होता है। वो ड्यूटी बजाएगा, अपना जाएगा। वो भी वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पैसा ले रहा था, ड्यूटी बजा रहा है, जाएगा, बस बात खत्म। बहुत बहुत